तो मेरे आसपास का जो बैकग्राउंड वगैरह या जो भी ये सब है, मतलब फेस वगैरह को अवॉइड करना, क्योंकि मतलब ये फेस कैम वीडियो बनाने का कोई मेरा मोटो नहीं था। मेरा मोटो था कि जस्ट वॉइस ओवर वीडियो बना दूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने वाला हूँ, ठीक है? कुछ कुछ चीज़ों पे, जैसे कि अभी एक हिडन कैलिबर नाम का एक यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, लाइक ये एनिमे वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे लॉजिकल थ्योरीज वगैरह के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो मैं सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। इन्होंने एक वीडियो भी बनाया है, लाइक कि इंडियाज़ बिगेस्ट एनिमेशन प्रोजेक्ट, ठीक है? हमारे पीएम मोदी जी ने जो अभी अनाउंसमेंट किया है इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री एंड मूवी इंडस्ट्री के बारे में, तो उसके बारे में इन्होंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया। तो सोचा मैं उस पर कुछ अपना रिएक्शन, मेरा क्या रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, वो मैं इस वीडियो में अपना जाहिर करूँ। बस इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड इस सपने को लेकर के चलना है। मैं देख रहा हूं गेमिंग की दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि भारत के बच्चे एक गेमिंग की दुनिया को लीड करें। गेमिंग की दुनिया में हमारे प्रोडक्ट पूरे विश्व में पहुंचने चाहिए और पूरी दुनिया में हमारे एनिमेटर्स काम कर सकते हैं। एनिमेशन की दुनिया में हम अपनी दाग जमा सकते हैं। हम उस दिशा में काम करें। साल के 15 अगस्त के लाल किले से सुन के कितनी क्रेजी लगती है, क्योंकि जिस वीडियो गेम और एनिमेशन को एक टाइम पे अटर टाइम वेस्ट और बच्चे बिगाड़ने की मशीन बोला जाता था, आज उन दोनों के बारे में देश के पीएम का विजन सामने आया है। और तुम शायद इस बात पे यकीन ना कर पाओ, लेकिन इंडिया इज प्लानिंग टू कम्प्लीटली बिल्ड इट्स ओन गेमिंग एंड एनिमेशन मार्केट बाय 2047। तो कुल मिला के टोटल स्टोरी क्या है, क्या इस फील्ड के अंदर अपडेट हो रहे हैं, क्या इसके अंदर आगे चीजें होने वाली हैं, इन सब के ऊपर आज मैं आपको एकदम डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। और उनके साथ ही, क्योंकि मैं इस 3D एनिमेशन फील्ड में पिछले 6 सालों से एक्टिव हूं, तो फ्यूचर के इंडियन एनिमेशन और इंडियन गेमिंग मार्केट को मैं कैसा देखना चाहूंगा, चलो मैं आपको बताता हूं। पता है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हम सब ने इस चेंज को अपने सामने होता देखा है। जब गेमिंग और एनिमेशन को मजाक में लिया जाता था, गेम खेलने हो तो 50 रुपए की सीडी और एनिमेशन के नाम पे पायरेट करे हुए एपिसोड, तो गेमिंग और एनिमेशन यहाँ हाँ, ये बात तो है, क्योंकि लाइक मैंने भी अपने टाइम पे ये चीज़ झेला है, जब मेरे को गेम्स खेलने होते थे, ठीक है? बट मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते थे, लाइक IGI 1, IGI 2 ऐसे गेम्स हो गए। तो अब उसको खरीदने जाओ या वाई सिटी खरीदने जाओ तो इतने ज़्यादा पैसे लगते थे, और तुम्हारे मार्क्स अगर अच्छे ना आए हों और ऊपर से तुम पापा मम्मी से ये डिमांड करो कि पापा मम्मी मेरे को एक गेम चाहिए, गेम खेलना है, तो बहुत डांट पड़ती थी, ठीक है? तो उस समय 1-1, 2-2 जीबी का पेन ड्राइव आता था, मेरे को याद है। तो उस पेन ड्राइव में हम लोग गेम्स भर के ला के अपने कंप्यूटर पे खेलते थे। ये मेरे को याद है अच्छे से। पे चल तो रहे थे, लेकिन मेन स्ट्रीम जनता सेम गोज़ विथ मूवीज़, हम लोग मूवीज़ के साथ भी यही काम करते थे। मूवीज़ वगैरह भर के लेके आते थे पेन ड्राइव में, एंड देन यहाँ पे घर पे चलाते थे हम लोग। हमें कभी पॉपुलर नहीं थे। लेकिन फिर आता है 2016, जो कि लिटरली इस देश को कई मायनों में बदलने वाला था, बिकॉज इट वॉज द ईयर व्हेन वी गॉट जियो। फ्री इंटरनेट आने से समझो एक ऐसा डायमेंशन ओपन। बाप रे! इस टाइम पे 2016 के टाइम पे जो बूम हुआ था ना इंटरनेट का, लाइक बहुत सारे सर्वर्स वगैरह, आई थिंक जहाँ तक न्यूज़ में आया था कि बहुत सारे सर्वर्स वगैरह क्रैश होने लग गए थे अचानक से ही। किसी को कोई आइडिया नहीं था ऐसा कैसे हो रहा है। तो जो काम सीबीएसई के रिजल्ट्स के टाइम पे होते थे, जैसे कि सीबीएसई का जो रिजल्ट होता था 10th-12th का, उस टाइम पे ऐसे क्रैशेस देखने को मिलते थे उस वेबसाइट पे। तो वैसे जब जियो का बूम आया था तो यूट्यूब क्रैश हो रहा था, फेसबुक क्रैश हो रहा था, इतने सारे लोग भर गए थे। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उस समय ऐसा कुछ हुआ तो था। ठीक है, सही है। हुआ, जिसको अब तक हम सिर्फ बाहर खड़े होकर देख रहे थे। रातों रात कई सारे यूट्यूब चैनल्स खुलने लगे, एडटेक और स्टार्टअप वर्ल्ड में। यस, जैसे कि इसमें मेरे को याद है कैरी मिनाटी का फर्स्ट मैंने यूट्यूब चैनल देखा था। मतलब मैंने इससे पहले कोई यूट्यूब उतना ढंग से नहीं देखा जितना मतलब इंडियन यूट्यूबर्स को देखा है। तो इंडियन यूट्यूबर्स में कैरी मिनाटी और बीबी की वाइसी ही तो मेरा स्टार्टिंग का ऐसा यूट्यूब चैनल था जो मैंने जिनसे स्टार्ट किया था। पर मेरे को उस समय ये नहीं पता था कि ये लोग गेम्स भी खेलते हैं, ठीक है? तो कैरी मिनाटी ने अपना नया-नया गेमिंग यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, वो लोग कैरीज़ लाइव नाम से। तो मतलब मज़ा आता था इसके वीडियोज़ देखने में, लाइव स्ट्रीम्स देखने में। उस समय शायद ये पबजी, CS को बहुत खेलता था ये।
बहुत ज़्यादा सीएसगो खेलता था उसमें। आइडियाज दौड़ने लगे। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर आज पूरे इंडियन पॉपुलेशन की प्रेजेंस पूरे इंटरनेट पे देखी जा सकती है। लेकिन अब तुम सोचोगे कि इस बात का गेमिंग और एनिमेशन से क्या मतलब, तो यही तो है वो कनेक्टिंग लिंक। जैसे ही इस देश के अंदर इंटरनेट अवेलेबिलिटी बढ़ती गई, अलग अलग इंडस्ट्रीज को एक ओपन मार्केट नजर आई। और उसी बीच जब हमारे यहाँ के फोन्स में क्लैश ऑफ क्लैंस और मिनी मिलिशिया जैसे गेम अल्ट्रा पॉपुलर होते थे, वहीं पे फिर एंट्री होती है पबजी की। और जैसे कि मैंने यार अरे जहाँ तक मेरे को याद है, मैंने क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं खेला, लेकिन सबवे सर्फर्स और टेम्पल रन बहुत खेले। टेम्पल रन के भी बहुत सारे सीरीज निकले थे। टेम्पल रन 2, टेम्पल रन ओजी या ओजेड करके कुछ तो निकला था, वो सब मैंने खेले हैं। तो लाइक उस समय जो ऑफलाइन गेम्स का ट्रेंड था ना, मतलब बहुत मज़ेदार था। खासकर नया नया एंड्रॉयड फ़ोन्स आए थे, एप्पल के फ़ोन्स आए थे, और उसमें जब आप गेम डाउनलोड करते थे, आप पहले आज तक सिर्फ कंप्यूटर पे खेल रहे थे गेम, लेकिन अब फर्स्ट टाइम आप जब कंप्यूटर से मोबाइल पे शिफ्ट किए हो, तो आपको कितना एक्सपीरियंस वो जो मिलता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ एडवांस होते गया, पबजी जिस टाइम पे आया है, उस टाइम पे तो लाइक बूम हो गया। लाइक सब लोग लाइक लिटरली पबजी, जितने भी दोस्त हैं, जो दोस्त नहीं भी हैं, आप अकेले ही खेल रहे हो तो आपके ऑनलाइन दोस्त बढ़ जा रहे थे। बट ऑनलाइन दोस्त भर भर के बनते थे यार, मतलब क्या दिन थे यार वो भी, मतलब मानना कहा पड़ेगा। गेमिंग तो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन मेन स्ट्रीम जनता ने जब एक ऐसे गेम को देखा जो कि सबसे पहले तो करोड़ों लोगों के मोबाइल पे चल पाए, उसके लिए कोई कंप्यूटर या कंसोल ना खरीदना पड़े, खेलने के लिए कंप्लीटली फ्री हो और दोस्तों के साथ मिलाकर एक टीम बना के खेला जाए। ऑब्वियसली ये बात में पॉइंट है, क्योंकि अगर आप पैसे दोगे तो घर वाले आपको डांटने वाले हैं 100%। ठीक है, तो बिना पैसे दिए आप कैसे फ्री में गेम खेल सकते हो, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंडिया में ट्रेंड था। ठीक है, इंडिया से बाहर लोग पैसे दे के खरीदते थे क्योंकि उनका वैसा कल्चर है, बट इंडिया में ये ट्रेंड था कि लाइक आप अगर पापा मम्मी को कुछ बोलने जाओ तो आपकी जो सुताई होगी, आप उसके बाद तो भाई आप कुछ नहीं बोल सकते उनसे। ठीक है, ये तो है। तो फ्री इंटरनेट के साथ साथ पबजी का ये इतना खतरनाक मटेरियल एक ऐसा मास्टर फॉर्मूला बन के उभरा जो कि देखते ही देखते फिर पूरे देश में फैल गया। और इसी बीच एक और ऐसी साइड थी जो कि गेमिंग जितने शायद बड़े स्केल पे तो नहीं थी, लेकिन उसकी जो नॉइस थी ना, वो काफी ज्यादा बढ़ रही थी। आपको याद होगा 2017 से 2020-21 तक एक पेटिशंस का दौर चलता था, जहाँ पे अलग अलग एनिमे को लेकर ब्रिंग एनिमे इन इंडिया, मेक एनिमे इन इंडिया जैसे मुद्दे उठते थे, जिनपे फिर शुरुआती अटेंशन तो ज्यादा यार इस पिटिशन का जहाँ तक इन्होंने बात किया, लाइक हो सकता है इनके साइड होता हो, बट जिस साइड मैं रहता हूँ, लाइक मैं जहाँ अभी करंटली रह रहा हूँ, वहाँ पे पिटिशन उतना नहीं यार। लाइक कार्टून नेटवर्क चल रहा है टीवी पे, हंगामा चल रहा है, डिज्नी चल रहा है, डिज्नी एक्सडी चल रहा है, जब तक टूनामी चल रहा है तब तक यार सब कुछ नॉर्मल ही था। एनिमे भी देख रहे थे हम लोग, बहुत सारे एनिमेज में, जैसे नारुतो, ड्रैगन बॉल जी, डिटेक्टिव कोनन, ऐसे ऐसे भी एनिमेज हैं जो मतलब मेरे को फील नहीं हुआ लाइक कि पिटिशन का, पर चलो हो सकता है, मैं मेरे दिमाग में ना हो। नहीं आ पाई। लेकिन धीरे धीरे उनके ऊपर जब वो ट्रैक्शन बिल्ड होना शुरू हुआ ना, तो आज उसका नतीजा ये है कि हम अपने सामने क्रंची रोल, जियो सिनेमा, सबके ऊपर एनिमे ब्रॉडकास्टिंग और एनिमे को हिंदी में डब होता देख रहे हैं। कई सारे इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज उभर कर आ रहे हैं, और इन सब चीजों के इस पूरे बदलाव पे जो सबसे ज्यादा कड़ी नजर अगर किसी की थी, तो वो थी इंडिया की गवर्नमेंट। वैसे तो मेरी ऑडियंस बड़ी अपडेटेड रहती है, बट फिर भी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसका कंप्लीट एरिया ऑफ ऑपरेशन देश के आर्ट, सिनेमा, टीवी चैनल, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पेशली देश के अंदर जो कंटेंट बनता है ना, उसके ऊपर रहता है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी XYZ मूवी को सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया, किसी और रैंडम मूवी को किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर चलने से रोक दिया, या फिर इवन OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई नए रूल्स लगा दिए। तो इन सारी चीजों के पीछे होती है ये ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो ऐसे में सोचो, जब एक आउटसाइडर वीडियो गेम इंडिया के अंदर आकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू कमा जाए, एनिमेशन इंडस्ट्री जो यार बूम था यार कि लाइक देखो, आई थिंक ना IGI 1 और 2 तो जितने सक्सेसफुल इंडिया में है उतना बाहर सक्सेसफुल नहीं है। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। तो आई थिंक IGI 1 और 2 जो है वो अगर ध्यान से देखें तो IGI 3 ना आने के पीछे का रीज़न हम ही लोग हैं, क्योंकि लाइक फॉरेन में तो कोई खेलता नहीं था। फॉरेन में लोग मॉडर्न वारफेयर खेलते थे या फिर CSGO ऐसे ऐसे गेम्स खेलते थे। ठीक है, और जो ऑफलाइन गेम्स बचे जैसे IGI जैसे गेम्स, तो उनको इतना ज़्यादा यहाँ पे पायरेटेड किया गया कि लाइक जो डेवलपर्स था उनको नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाने का वो नहीं मिला, मतलब चांस नहीं मिला, या फिर वो चांस नहीं लेना चाहते थे नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेके। क्योंकि हो सकता है कि लाइक देखो, अगर तुम पायरेसी करते हो किसी गेम का, तो ऑब्वियसली किसी एक बंदे ने खरीदा, उस बंदे ने डुप्लीकेट कॉपी बना लिया, मल्टीपल कॉपीज,
तो एक बंदे से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, और इंस्टेड ऑफ 100 बंदे अगर रेवेन्यू जनरेट करके देते, तो 100 रेवेन्यू का बात जाके तब आगे बढ़ता कि लाइक हाँ, अब हमें ये नया प्रोजेक्ट भी बनाना है। तो उस आईजीआई जब गेम आया हो, तो मोस्ट प्रोबेबली उसने रिकॉर्ड थोड़ा सा चेंज किया हो, तो उसका डेवलप सेल्स थोड़ा ज्यादा हुआ हो, जिसके कारण आईजीआई 2 पे लोगों ने स्विच किया। ठीक है, तो जब आईजीआई 2 आया, तो वो थोड़ा अच्छा गेम, अच्छा था गेम। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत मतलब बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स थे उसके, स्टोरी लाइन बहुत अच्छा था। पर जो पायरेसी वाला सीन है, शायद इसी ने आईजीआई 3 को रोक दिया कि लाइक आईजीआई 2 इतना ज्यादा पायरेट गेम हर इंडियन ने खेला है। ठीक है, आईजीआई 2 हर इंडियन ने खेला है, लेकिन गेम इतना ज्यादा पायरेसी के अंदर फंस गया कि लाइक से ज्यादा सेल्स होने की जगह ज्यादा पायरेसी होने लगती। ठीक है, एक बंदे खरीदते थे, वो 4 बंदे को पायरेसी कर देते थे। तो इस वजह से शायद आईजीआई 3 रुक गया हो, या सिर्फ आईजीआई 3 नहीं बोल रहा हूँ, जो भी अपकमिंग उस समय हैलो 1 या हैलो 2 जैसे कोई कोई भी रैंडम गेम्स ले लो जो सीरीज में चल रहे थे, और अचानक से वो बंद हो गए गेम्स नए आने होंगे। ठीक है, नई गेम्स के अगले पार्ट आने बंद हो गए। हो सकता है कि मतलब वो लोग देख रहे होंगे कि हर बार पायरेसी कुछ पार्ट 1 में कम पायरेसी होता था, पार्ट 2 में ज्यादा होने लगा, पार्ट 3 में और ज्यादा होने लगा। तो भले ही गेम अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पायरेसी ज्यादा हो रहा था, इसीलिए उन लोगों ने, जो डेवलपर्स थे, उन्होंने सोचा कि नहीं, गेम बंद कर देना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे गेम्स है, जीटीए सैन एंड्रियास है, जीटीए वाइस सिटी है, पर ये कुछ ऐसे गेम्स है, जीटीए वाइस सिटी, सैन एंड्रियास, जो उस चीज से मतलब पीछे नहीं हटे। लाइक वहां पे उस समय, जिस समय 2002 या 4 का बात कर रहा हूँ, जब ये सैन एंड्रियास बन रहा था, उस समय भी वो गेम पायरेट हो रहा था। ठीक है, और डेवलपर्स को खास कर पता था कि ये गेम पायरेट हो रहे हैं, बट उन्होंने होने दिया ये कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई नया गेम आता है, या फिर कुछ ऐसा सीन होता है कि लाइक उन्होंने कोई अच्छा गेम बना दिया अपने पहले सैन एंड्रियास से, कोई अच्छा गेम बना दिया, या जीटीए 4 से अच्छा गेम बन गया, तो उसमें कोई ऐसा चिट सिस्टम उन लोग डाल देंगे, एंटी चिट सिस्टम, कि पायरेट ना हो सके। अगर पायरेट हो सके तो उसमें वो लोग कुछ बग वगैरह डाल देंगे कि लाइक जैसे ही अगर कोई पायरेट करता है तो उसमें बग देखने को मिल जाएगा। तो वैसे बहुत सारे गेम, बैटमैन अरैकम नाइट्स वगैरह बहुत सारे गेम्स है, ऐसा है, आप देख सकते हो, यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। क्योंकि शायद एनिमेशन के प्रोडक्शन में तो पीछे है, लेकिन बॉलीवुड एंड हॉलीवुड में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सर्विस हर साल प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों चीजें एक बहुत ही बड़ी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आती है, क्योंकि एक टाइम वो भी था जब इंडिया में ट्रेडिशनल बिजनेसेस एंड फार्मिंग से उठ के देश की जो दिशा थी ना, वो आईटी फील्ड में जा रही। एंड नाउ कट टू 2024 का ये टाइम आज गवर्नमेंट और बाकी सभी बिजनेसेस के लिए एक बहुत ही बड़ी ग्रीन लाइट है टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड एम्पावरिंग इंडियाज ओन गेमिंग एंड एनिमेशन इंडस्ट्री। तो अब जब इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली इस इंडस्ट्री को पहचाना है, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में फ्यूचर ऑफ इंडियन एनिमेशन एंड गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर 4 विजन्स हैं। मतलब कि सिंपल भाषा में कहूं तो 4 ऐसे क्राइटेरिया या फिर चीजें हैं जो कि मेरे हिसाब से एक इंडिपेंडेंट और एक एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री में होनी ही चाहिए। जिसमें सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विजन है ओरिजिनलिटी। मतलब यार ये तो ना एकदम एक पत्थर की लकीर होनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे ना 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनका अगर मैं नाम ले लूंगा तो फिर कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी या फिर कुछ बड़े लोगों को मिर्ची लग जाएगी, लेकिन ये हमारे देश की मीडिया ऑब्वियसली मिर्ची लगेगी। ये एक्चुअली जो सीन है ना ओरिजिनलिटी का, ये बहुत रेयर लोगों को आती है। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये कि बहुत रेयर लोग इस ओरिजिनलिटी को फॉलो कर पाते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई मूवी, आप सिर्फ अगर एनिमे की अगर बात कर रहे हो, तो आप सिंपल सा ध्यान दे दो कि कोई भी बॉलीवुड मूवी या कोई भी ऐसा मूवी जो यहाँ इंडिया में, या फिर जापानीज, कोई भी, मतलब वर्ल्ड वाइड का मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ कि क्या सीन हो सकता है। ठीक है, इंडिया की ही बहुत सारी मूवीज है जो हॉलीवुड ने कॉपी की है। ठीक है, या फिर हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज है जो जापानीज लोगों ने कॉपी की, जापानीज लोगों को कॉपी करते हुए देख के फिर इंडिया ने उसी मूवी को रीमेक किया। ठीक है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है। फिर बहुत बार ऐसा हुआ है कि साउथ में कोई ऐसा मूवी निकल गया, लाइक फॉर एग्जांपल अर्जुन रेड्डी, उसका कॉपी बन गया कबीर सिंह। फिर अभी हो सकता है अगर कबीर सिंह और पॉपुलर हो गया तो अब उसका एक और कॉपी बनेगा जो फिर से कोई फॉरेन
जगह अमेरिका या जापान साइड उससे कनेक्ट कर लेंगे वो लोग और उसका एक कॉपी बना देंगे, कबीर सिंह का एक कॉपी बन जाएगा। तो यार कॉपी ओरिजिनलिटी जैसा अभी के टाइम पे कोई चीज़ नहीं होता है, मतलब होता है बहुत, पर बहुत रेयर केस में होता है, बहुत रेयर चांसेस है कि आपको कोई ओरिजिनल आइडिया मिलेगा। हो सकता है जो आपने आज सोचा वो एग्जीक्यूट हो के वो किसी और ने आगे पहुंचा भी दिया उस प्रोसेस को, जो आप अभी सोच रहे हो 4 बंदों ने आगे उस चीज को पहुंचा दिया है। तो ओरिजिनलिटी यार है नहीं अभी, मतलब है तो बहुत रेयर है, और जिनके पास आया वो एक्चुअली उस टाइम पे उस चीज को करके आगे फॉरवर्ड कर चुके हैं। तो मतलब अगर आप उस टाइम पे अप्रोच करते हो तो आप एज अ कॉपी दिखाया जाओगे, ठीक है, वहां पे आप एज अ कॉपी देखे जाओगे। आप सोचा आपने था, ठीक है, लेकिन किसी और ने पहले एग्जीक्यूट कर दिया और आपने बाद में पब्लिशर के पास गए, तो आपको एज अ कॉपी माना जाएगा कि ये तो पहले आया हुआ है हमारे पास, पहले ही एक हमारे पास ऐसा स्टोरी है, तो आपने ऐसा नया क्या कर दिया। भले ही सोचना आपका था, लेकिन एग्जीक्यूट किसी ने पहले ही कर दिया और पब्लिश कर दिया। तो अब नेक्स्ट पब्लिशर के पास ध्यान यही है कि यार ये पहले वाला ही है, तो इसका कोई ये सीन, भूल भुलैया ही ले लो, भूल भुलैया या फिर कोई भी ऐसा जुड़वा सीरीज ले लो। अ, उसमें क्या था कि लाइक पहला सीरीज आपका निकला बॉलीवुड में, पहला बहुत हिट गया सलमान खान का, तो अब अगला जनरेशन में कुछ तो ऐसे ही जुड़वा 2 दिखाना है या जुड़वा 3 दिखाना है, तो जस्ट उसका रीमेक कर दिया, सीन बाय सीन रीमेक हो रहा है। सेम विद कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी का सारे सीन्स को कॉपी कर लिए और कबीर सिंह ने पेस्ट कर दिया, बस एक्टर्स रिप्लेस कर दिए। तो यार एक बंदे के दिमाग में ओरिजिनल आइडिया आता है, लेकिन कॉपी करने के लिए 1000 बंदे बैठे होते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी यार रेयर है, ठीक है। जो बहुत, अगर बॉलीवुड के पास या हॉलीवुड या टॉलीवुड कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मूवीज बनते हैं या सीरीज बनती है, यार वो लोग ओरिजिनलिटी नहीं ला पा रहे, तो हम एनीमे में कैसे ये कर सकते हैं, या फिर वीडियो गेम्स में कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एंड कंटेंट की हमेशा से एक रियलिटी रही है कि भाई हमसे जहां कहीं हो सकता था ना, हमने हॉलीवुड और पूरे वर्ल्ड सिनेमा को बुरे तरीके से कॉपी किया है। नहीं यार, सिर्फ हमने नहीं किया है, लाइक अगर देखो मैं यार कैसे बताऊं, बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं जो जापान में बने थे ओरिजिनली, बट वो, जैसे पावर रेंजर्स ले लो, ठीक है, मैं तुम लोग को एग्जांपल देता हूँ। पावर रेंजर्स ले लो जापानीज वर्जन, ठीक है, कोई भी उठा लो, एसपीडी, डायनो थंडर, कोई भी उठा लो जो जापानीज वर्जन में बना हो, ठीक है। और अब जो अमेरिकन सीरीज बना था उसमें एक बार देखो, डिट्टो एक एक सीन कॉपीड है, डिट्टो एक एक सीन कॉपीड है। वो तो बॉलीवुड में नहीं बना, वो तो अपना जापानीज वालों ने बनाया, सेंपाई कॉमिक्स से, क्या नाम था उनका नहीं पता मेरे को, उन्होंने बनाया, अपने टीवी सीरीज में लाया, अब टीवी सीरीज में काम हो गया, तो अब वो ट्रांसफर हो गया अमेरिकन सीरीज को। अमेरिकन सीरीज भी ऐसा नहीं कि उन लोगों ने कि लाइक हर एक चीज उन लोगों ने चेंज किया, एक एक सीन उन्होंने कॉपी किया जापानीज वालों से, उस सीन को थोड़ा सा इनहैंस क्वालिटी में अमेरिकन टीवी शोज पे डब किए, और फिर वो पूरे वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो गया, ठीक है। तो अभी जितना आप लोग जापानीज पावर रेंजर्स को नहीं जानते होगे, उससे ज्यादा आप अमेरिकन पावर रेंजर्स को जानते हो। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड फैलाया उन लोगों ने अमेरिकन टीवी सीरीज में, बल्कि जापानीज अगर पहले वर्ल्ड वाइड फैला देते तो उनका ज्यादा क्रेज हो जाता, ठीक है। सिर्फ बॉलीवुड नहीं यार, हॉलीवुड में भी होता है, जापानीज कल्चर में भी होता है, हर जगह कॉपी होता है, ऐसा आज तो देश के अंदर फिर भी इंटरनेट है, सबके पास अपनी वॉइस है, जहाँ पे कॉपी कैट्स को 2 सेकंड में पकड़ लेते हैं। लेकिन एक बार जरा सोचो कि इंटरनेट से पहले एंड इवन टीवी के आने से पहले तो यहाँ पे जंगल राज होता था। हाँ सही बात है। देखो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन था ना, या फिर लाइक देखो वाइड स्प्रेड डेटा, ठीक है। जब से इंटरनेट आया तब से लोग वाइड स्प्रेड डेटा को एज अ बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगे, ये बात है। पहले डेटा इतना कंज्यूम नहीं होता था, कानों कान खबर आ गया तो आ गया कि हाँ ये फलाना ढिमकाना इंसान मर गया, या फिर फलाना ढिमकाना इंसान आज फेमस हो गया, तो कहीं से कानों कान खबर आ गया तो आ गया। पर अभी वाइड स्प्रेड डिटेल्स है सारे के सारे, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। वो जो पावर रेंजर्स वाला मैंने बताया, आप पावर रेंजर्स वाला सर्च कर लो कि लाइक जो जापानीज डब पावर रेंजर्स थे, वो उनमें बस फेसेस का डिफरेंस है, अमेरिकन कैरेक्टर्स और जापानीज कैरेक्टर्स के फेसेस में बस डिफरेंस है। बाकी जो भी पावर रेंजर सूट या फिर पावर रेंजर मेगाजॉर्ड्स जो हैं, वो सारे डिट्टो सेम टू सेम, एक एक फ्रेम डिट्टो सेम टू सेम है, आप खुद चेक कर सकते हो।
मैंने खुद देखा है ऐसी चीजें। तो हाँ, यस, चलो आगे देखते जहाँ पे हैं। कई सारे बड़े बड़े सो कॉल्ड मेकर्स ने म्यूजिक कॉम्पोजिशन से लेकर एक्टर्स के कैरेक्टराइजेशन, स्टोरी प्लॉट एंड इवन स्क्रीन प्ले से लेकर पोस्टर डिजाइन तक कितना कुछ कॉपी किया है। और सीन तो मतलब कुछ ये था कि कुछ एग्जैक्टली ये जो मैं बता रहा था आपको पावर रेंजर्स वाला, सिर्फ पावर रेंजर्स में ही नहीं हुआ, बहुत सारी जगह बहुत सारे चीजों में हुआ है। लाइक वन पीस का जो अभी निकला था आपका मूवी, उसमें भी ऐसा कुछ हुआ है शायद, देखने को मेरे को लगा कि लाइक एनीमे का कुछ पार्ट, मतलब ऐसा होते, चलो ठीक कुछ है, पीसेस ऑफ कॉपी में कंटेंट को मैं तो नहीं छोड़कर अगर बोलूंगा। हम अपने पूरे कंटेंट को वर्ल्ड स्टेज पे लेकर जाए ना, तो ना जाने भाई कितने बड़े बड़े आईपीएस के ऊपर कॉपीराइट लॉ सूट्स का सामना करना पड़ जाए। और यही एक ऐसी कमजोरी है जो कि इंडियन कंटेंट को एक ट्रूली वर्ल्ड स्केल पे पहचान नहीं दिला सकती। और एक बार के लिए अगर सोचे ना, तो मूवीज यार कॉपीज से कोई वो यार डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि लाइक जापानीज चीज़ों का भी कॉपी हुआ है, किसी रशियन मूवीज का भी कॉपी हुआ है, चाइनीज मूवी का भी कॉपी हुआ है। मंकी किंग एक नाम था किसी मूवी का शायद, ठीक है, बहुत पहले चाइना में रिलीज हुआ था, पर चाइना या जापान कहीं तो रिलीज हुआ था। उसका फिर किसी अमेरिकन डायरेक्टर ने दोबारा से रीमेक किया, सीन बाय सीन बनाया एंड देन वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दिया उसको। तो जो कॉपीड वर्जन था वो ज्यादा चला इंस्टेड ऑफ जो ओरिजिनल वाला था, ठीक है। और अगर कंप्यूटर के भाषा में मैं बोलूँ तो विंडोज, ठीक है, विंडोज सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो सबसे ज्यादा पायरेटेड सॉफ्टवेयर में आता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर से हाँ, पायरेटेड सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा विंडोज कॉपी होता है। जितना ओरिजिनल लाइसेंस नहीं बिकता, उससे ज्यादा पायरेटेड सॉफ्टवेयर बिक जाता है विंडोज का। विंडोज 10 हो गया, 7 हो गया, 8, 11, 12 जो भी है, ठीक है। तो आप लाइसेंस खरीदने की जगह अगर आप पायरेटेड चीज ले लेते हो, तो आप मास में आप शेयर करो, कुछ नहीं वैसा, कॉपी ज्यादा बिकता या है। गाने तो फिर भी बचे रह गए। बट अगर हम अपने देश के अंदर एनिमेशन और वीडियो गेम्स की शुरुआत करते हैं, और अगर उनके अंदर कोई छोटी सी भी सिमिलैरिटी नजर आ गई ना, तो पहले तो हमारे कंटेंट का मजाक उड़ाने वाले अपने खुद के ही लोग बैठे हैं, बाहर की ऑडियंस तो बाद में आएगी। And सही बात है यार। एक्चुअली सच्ची बताऊं तो यहाँ पे ये थोड़ा डिबेटेबल हो जाएगा और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा, क्योंकि अपने ही लोग, जब आप कुछ अच्छा काम करने जाओ तो आपके खुद के फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, पहली बात तो। और जब आप वो चीज हासिल कर लेते हो तो सब आपके सपोर्ट में होते हैं, और वहीं पे जैसे ही आपसे एक, आपका कुछ भी डाटा लीक हो गया या आपसे एक गलती हो गया, तो लोग फिर से आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल, लाइक ये तो नॉर्मल है यार, मतलब कि आपका कुछ भी ऐसा, आप जब तक अच्छे जगह पोजीशन पे, पोस्ट पे बैठे हो, तब तक आपको सब कोई फेवर पे रहेंगे आपके। बट जैसे ही आपने एक डिसीजन गलत लिया, और आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हो, ठीक है। that's why मुझे लगता है कि इफ वी वांट आवर इंडियन आपके खुद के घर वाले आपको ये करने लगते हैं कि लाइक कि तू इस फील्ड में गया ही क्यों, जब इतना बड़ा रिस्क था। यार अगर हम रिस्क लेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा, ऊपर से घर, खुद के घर वाले आपको उस पर टोकते तो ये यार, अगर घर वाले टोक रहे हैं तो डेट मीन्स कि सिर्फ घर वाले नहीं है, खुद की स्टेट के भी लोग ही आपको ये कर टू सकते हैं। रीच द वर्ल्ड वाइड ऑडियंस, उनके अंदर की स्टोरी से लेकर प्रेजेंटेशन तक सब कुछ एकदम अपना ही होना चाहिए। बट मान लेते हैं कि हमने कई सारे साल लगाकर एक कंप्लीट ओरिजिनल आइडिया डेवलप भी कर लिया, कई सारे रातों और कई सारे दिनों में जाग जाग के प्री प्रोडक्शन को भी सॉर्ट आउट कर लिया, एक एक पैरामीटर को अच्छे से एनालाइज किया, लेकिन जब बारी आई उसके प्रोडक्शन की, तो हम कभी भी वो क्वालिटी अचीव ही नहीं कर पाए जो कि 2024 या फिर उसके आगे के सालों में रेलेवेंट एंड डिमांड में है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक बहुत ही कॉमन आर्गुमेंट ये चलता है कि यार इंडिया का पहला गेम है या फिर पहला एनिमेशन है, तो फिर क्वालिटी को साइडलाइन कर सकते हैं। मतलब यार क्वालिटी क्यों देख रहे हो, ये देखो ना कि बनाने में एफर्ट कितने लगे हैं। जो कि यार बिल्कुल मैं इस बात को समझता हूँ, इंडिया के अंदर जितने भी इंडी स्टूडियोज या फिर जितने भी नए बंदे जो शुरुआत करते हैं ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रगल ऑब्वियसली करते हैं। मैं तो यार खुद इस 3D एनिमेशन इंडस्ट्री को अंदर से देख चुका हूँ दोस्त, तो मुझे पता है कि बैक ऑफ द स्टोरी क्या है। लेकिन एक बार के लिए अगर जरा एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचे ना, और वो भी ऑडियंस जो कि इंटरनेशनल है, तो ऐसे में भाई इतनी फास्ट मूविंग दुनिया में इंटरनेशनल ऑडियंस को तुम्हारे एफर्ट से कोई मतलब नहीं है। I mean, कुछ लोग जरूर मिल जाएंगे जो कि एफर्ट्स को जरूर एम्ब्रेस करते हैं, लेकिन एक लार्ज स्केल के सीन पे ना लोगों को एफर्ट से ज्यादा चीज के अंदर इंटरेस्ट है। कोई भी यस, डेफिनेटली आपके टाइम एंड एफर्ट्स का कोई वैल्यू नहीं होता है एक्चुअली। अगर आप अपने लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करो, तो आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, उससे कोई वैल्यू नहीं है। आप इन दी एंड जिसके लिए पढ़ रहे हो, या फिर अगर आप डॉक्टरी पढ़ रहे हो, तो आप अपने लिए कितना पढ़े ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
आप उससे कितने लोगों का हेल्प कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। किस-किस का हेल्प कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक इंसान का भी जान गलती से आपके कारण चला जाता है, तो आपके ऊपर ब्लेम जाता है कि आपने ठीक से इसको इस इंसान को सही से आपने नहीं देखा। है, बैठ के ये सुनना नहीं चाहता कि तुम कोई भी आपके उसको नहीं देखेगा, आपके आपके टाइम एंड एफर्ट को कोई नहीं देखना चाहेगा। क्यों देखना चाहेगा? आप इतना कोई पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं है आपके लाइफ में। जब तक आप कोई उस लेवल के इंसान नहीं बन जाते हो, लाइक एकदम अव्वल दर्जे के लौंडे जो मतलब एक स्टेटमेंट देते ही पूरा नीचे जो भी आपके बैठे हैं सब हिल जाएँ, वैसा कुछ तब तक आपका कोई नहीं सुनने वाला है। सही तुमने बात कितनी है। मुश्किलों का सामना करके ये चीज को बनाया है, लोग सिर्फ उसका आउटपुट देखते हैं। और ऐसे लोगों के लिए अगर हम एक लो क्वालिटी प्रोड्यूस करके उनके सामने रखेंगे तो वील जस्ट बी अ लाफिंग स्टॉक फॉर देम, जिसको कि वो यूट्यूब रिएक्शन पे व्यूज के लिए अच्छा तो बोल देंगे लेकिन कभी भी पर्सनली यूज नहीं करेंगे। एंड दैट इज व्हाई हमें सबसे पहले तो ये नोशन अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि पहला इंडियन प्रोजेक्ट है तो फिर क्वालिटी में सेक्रीफाइस कर सकते हैं। मतलब यार ये बात अगर तुम आज से 10-15 साल पहले बोलते ना, उस टाइम अगर कोई शुरुआत करता और उसके बारे में ये वाला आर्ग्यूमेंट उठता तो फिर भी एक बार कुछ चीजें जो है वो समझी जा सकती थी। लेकिन आज के टाइम पे जितना ज्यादा कंटेंट हमारे आसपास अवेलेबल है, आप बिना क्वालिटी के सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे ना। और समझना जरा मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं प्लस जहाँ तक एनिमे वेब सीरीज या मूवीज इंडिया से बनाने का बात आता है, तो यहाँ पे आता है लैक ऑफ आर्टिस्ट। ऐसा भी नहीं है कि हर जगह हम लैक करते हैं, ठीक है। हमारे पास एनिमे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, लाइक मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ बट उनके वीडियोस को मैं देखता हूँ। लाइक कीर्ति चाव हो गया, मैंने पहले भी अपने यूट्यूब वीडियोस में बता रखा है, फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। So, कीर्ति चाव हो गया, मैंगो मैन हो गया, फिर आरजी बकेट लिस्ट हो गए, ऐसे बहुत सारे इंडी यूट्यूबर्स हैं जो खुद से एनिमे स्टाइल आर्ट वर्क्स बनाते हैं, ठीक है, और बेस्ट बनाते हैं अब तक का, जो इंडस्ट्री लेवल बीट कर सकते हैं, ठीक है। सो लैक ऑफ एनिमेटर्स तो नहीं है, ठीक है, कम है, एनिमेटर्स कम है, आर्टिस्ट्स कम है, पर लैक मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास है ही नहीं है, लेकिन वो खुद के लिए करना चाहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो, लोग यहाँ से फॉरेन क्यों जाते हैं? यहाँ से फॉरेन लोग इसलिए जाते हैं ना, यहाँ पे आप 8 घंटा वेस्ट करके आपको 15,000 मिल रहा है महीने का। आप 8 घंटा 30 दिन तक वेस्ट कर रहे हो, बदले में आपको 15,000 मिल रहा है, ठीक है। और वहीं आप अगर कहीं फॉरेन में चल जाते हो और आप 8 घंटा वहां वेस्ट करो, तो 15,000 की जगह आपको आई थिंक अराउंड कितना आराम से 50, मतलब जितना भी क्या बोल सकते हो उसको, 50। हाँ, तो जितना आप यहाँ पे महीने के 15,000 कमा रहे हो 30 दिन काम करके, उतना ही काम आप अगर अमेरिका या कहीं और जाओ, तो वहाँ पे आप उतना ही देर काम करके 10,000, 15,000 डॉलर्स, 10,000 डॉलर्स, 15,000 डॉलर्स तक भी कमा सकते हो आराम से। ये मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे वो लोग पर आवर के हिसाब से जज करते हैं आपको। यहाँ पे आपसे ओवर टाइम करवाया जाएगा आपसे कि आप जब तक ये काम नहीं करते हो तब तक आप घर नहीं जा सकते हो। मेंटल प्रेशर इतना कुछ होता है, इतना सारा। लेकिन आप वही अमेरिका या कहीं भी फॉरेन साइड जाओ, वहाँ जाके अगर आप काम करते हो तो आपको पेड लीव्स मिलते हैं, प्लस आपके मेंटल वो सब चीज़ों को पे भी ध्यान रखा जाता है कि आप पे ज़्यादा प्रेशर ना हो। प्लस आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो, लाइक ये हर घंटे के हिसाब से आपका काम, लाइक अगर आप महीने के एक दिन के अगर आप 8 घंटे काम करते हो और आप महीने के 30 दिन तक लगातार उतना ही काम कर रहे हो, तो आप आराम से 15 से 20,000 डॉलर्स तो आराम से कमा सकते हो वहाँ पे। तो फिर हम वहाँ क्यों ना जाएं, ठीक है। एक ये भी बात है। तो जो भी आर्टिस्ट होते हैं अच्छे खासे, जिनके पास मतलब प्रॉपर वो होता है कंडीशन, फैमिली सपोर्टिव होती है, कुछ भी वैसा फाइनेंशियल बैकअप होता है,
तो वो बाहर जाना प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ इंडिया में रह के कम पैसे कमाना। ओके। नहीं कह रहा कि पहला कोई गेमिंग प्रोजेक्ट है तो फिर उसको सीधा आरडीआर जैसा बना दो या पहले इंडियन एनिमेशन को डायरेक्ट डीमन स्लेयर जैसा कर दो। दैट्स नॉट इवन प्रैक्टिकल एंड आई एम नॉट इवन सेइंग दैट। मैं बस यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि शुरुआती स्टेज में उतने बड़े लेवल पे बिल्कुल नहीं जाना है एंड वी मस्ट स्टार्ट स्मॉल बट वी शुड डू आवर एब्सोल्यूट बेस्ट टू मेक दैट स्मॉल पीस ऑफ कंटेंट वर्थ नोटिसिंग। तो ओरिजिनलिटी वर्थ नोटिसिंग तो बना दें, बट क्या हमें उस लेवल का बात ये भी आता है ना कि घर भी चलाना है, तो क्या हमें वैसे सैलरी मिल रही है? बात यहाँ पे ये आता है कि हमें क्या ऐसी सैलरी मिल रही है कि हम उस तरह का वर्थ एनिमेशन बनाएं, ठीक है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो आजकल जो भी एनिमेशंस बन रहे हैं, मोटू पतलू हो गया, अंदर कॉकरोचेस, ये सारे मतलब जो भी मतलब आजकल के जो कार्टून्स आप देख रहे हो, क्या उसमें जरा सा भी कुछ मीनिंगफुल आपको दिख रहा है कि लाइक ये बहुत मीनिंगफुल है, इसको देख के लाइक हार्ट टचिंग फील होता है? लाइक जो पहले के अगर आप एनिमे से अगर आप कंपेयर करो या पहले के टॉम एंड जेरी से अगर आप कंपेयर करो आज के कार्टून्स को, तो क्या आपको सच में लगता है कि लाइक अभी का जो है इंडस्ट्री वो एक्चुअली लोगों के दिमाग के साथ खेल रहा है? एक्चुअली ये गलत है। एक्चुअली उनको पैसे से मतलब है। अगर आप पैसे अच्छे अच्छे दे रहे हो अपने एनिमेटर्स को, तब तो बहुत अच्छी बात है। जैसा आप चाह रहे हो आपको वैसा प्रोजेक्ट मिल ही रहा है इन दी एंड। बट आप पैसे कम दे रहे हो आर्टिस्ट को और बदले में ओवर टाइम करा रहे हो, और जिस हिसाब से उसका मेंटल कंडीशन है बिगड़ रहा है, तो आई डोंट थिंक कि वो एनीहाउ वो टिक पाएगा, लाइक कुछ अच्छा एनिमेशन बना पाएगा। इंस्टेड ऑफ वो खुद का एक यूट्यूब चैनल ओपन कर ले और खुद से सब काम वो करे वहां पे, वो ज्यादा उसके लिए बेटर होगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं भी, आई डोंट नो उनके पास कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है, आई थिंक वो भी जस्ट स्टूडेंट्स ही हैं, कीर्ति चाव और ये आरजी बकस जैसे लोग। तो ये लोग भी काम करते ही हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं इनफैक्ट, और आई थिंक उनके नीचे अब क्योंकि वो बहुत अच्छे खासे लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो अब वो अपने अंडर में एडिटर्स रखते हैं, अभी रखते हैं, लेकिन पहले नहीं रखते थे। पहले का अगर आप 1 2 3 साल पहले का काम अगर देखो तो वो अकेले काम करते थे। हर एक आपका यूट्यूब का वीडियोस अकेले बनाते थे। एंग्री प्रास हो गया, उसके कंटेंट्स देख लो, अकेले बनाता था। स्टोरी वाइज देखोगे, स्टोरी उसका खासकर स्टोरी मेन है। स्टोरी उसका ऐसा होता था कि लाइक आपको देख के लगता था, मतलब मजा आता था, फील आता था अंदर से। तो क्या ये बड़ी बड़ी कंपनीज अभी फॉलो कर रही है? बड़ी बड़ी कंपनीज जो आजकल की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो मोटू पतलू जैसे चीजें बना रही है, कार्टून्स वगैरह बना रही है, तो क्या वो इतने माइंड के साथ वो हेल्प कर पा रहे हैं लोगों को? लाइक मतलब मैच्योरिटी डालना, जो पुराने आपके कार्टून्स में मैच्योरिटी ऐड करने का काम होता था कि पुराने कार्टून्स में अगर किसी का डेथ हो गया तो वो आपके अंदर एक इमोशनल सा कुछ छाप छोड़ देता था। अगर आप अभी के यूट्यूबर्स को देखो, तो अगर उन्होंने अगर कोई स्टोरी बनाया, उसमें अगर उस किसी कैरेक्टर का डेथ हो जाता है, तो आपके इमोशनल ब्रेन में थोड़ा सा एक इमोशनली उस कैरेक्टर के लिए थोड़ा सा इमोशंस डेवलप होते हैं। क्या आजकल के मोटू पतलू जैसे कैरेक्टर्स कर पा रहे हैं? वो नहीं कर पा रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनको क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे मतलब है। अब क्वांटिटी निकल रहा है तो उसको पैसे से मतलब है बस। क्वालिटी फिक्स हो गई, क्वालिटी भी टारगेट कर ली, लेकिन एक चीज जो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और किसी भी इंडस्ट्री की एक डायरेक्ट लाइफलाइन है, वो है उसके लोग। किसी भी देश की किसी भी इंडस्ट्री को देख लो, अगर उस देश के आइडियाज दुनिया भर में फैल पाए हैं तो उनके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन ये था कि उस देश के इकोसिस्टम ने ना अपने लोगों को आगे बढ़ाया। और गेमिंग एंड एनिमेशन तो है ही ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे डायरेक्टली उसके लोगों का इनपुट ही सब कुछ है। लेकिन सीन पता है क्या है? अगर सिर्फ कोई एक नॉर्मल इंसान है, मतलब कि कोई एक नॉर्मल गेमर है, या फिर वो एक एनिमेशन व्यूअर है जिनका मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंटेंट को देखने या फिर यूज करने का शेड्यूल ये होता है कि 3-4 घंटे गेमिंग करी, 5-10 एपिसोड देखे और उसके बाद गेट बैक टू देयर ओन वर्क। जो कि हालांकि ऊपर से तो जानते हैं कि इन सारी चीजों को बनाने में एफर्ट्स कितने लगते हैं, लेकिन कभी भी ना मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि एक वीडियो गेम या फिर एक एनिमेशन को बनाने में एफर्ट्स कितने जाते हैं। जिसका एक डायरेक्ट आउटपुट यह निकलता है कि हमारी कंट्री में ये जो एनिमेशन आर्टिस्ट, सीजीआई एंड वीएफएक्स आर्टिस्ट एंड इवन वीडियो गेम के आर्टिस्ट भी है ना, उनका एक बहुत ही बड़ा मेजॉरिटी का पार्ट अंडरपेड एंड एक्सट्रीमली ओवरवर्क्ड रहता है। तो इसलिए मेरा एग्जैक्टली यही चीज मैंने कुछ देर पहले पॉइंट आउट किया था कि लाइक आप इंडिया से जो भी आर्टिस्ट को हायर कर रहे हो,
उनसे आप चीप लेबर करवा रहे हो, ठीक है, चीप लेबर करवा रहे हो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना का आपको प्राइस भी तो देना चाहिए। लाइक यही मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, मैं बस एक शॉर्ट में बोल के इसको खत्म करूंगा कि लाइक यहाँ पे जो भी इंसान दिन का 500 कमा रहा है, ठीक है, 8 घंटे काम करके ये बंदा 500 कमा रहा है। अब वही बंदा अगर अमेरिका चल जाए या जापान चल जाए, ऑस्ट्रेलिया चल जाए, वही बंदा 8 घंटे काम करने का वहां पे आराम से आपका $25 $30 कमा सकता है, या उससे भी ज्यादा शायद $100 $200 आराम से कमा सकता है दिन का। तो ये बात है। मेरा मानना है कि फ्यूचर के लिए हमको इसको फिक्स करने की बहुत जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर में एनिमेशन एंड फ्यूचर ऑफ वीडियो गेम्स वर्ल्ड क्लास लेवल के होना, तो उसका बस एक ही रास्ता ये है कि हमारे इंडियन आर्टिस्ट को सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज किया जाए, रिस्पेक्ट दी जाए और उनके काम के मुताबिक रिकॉग्नाइज किया जाए, जो कि किया नहीं जाता है। अभी सबसे पहला इसका जो टॉपिक ये था कि एनिमेशन फील्ड ही है कि एक दूसरे को सपोर्ट करो, सपोर्ट नहीं किया जाता है। जो आर्टिस्ट होते हैं उनको दबा के रखा जाता है, कोई भी सिंगर हो या अच्छे से अच्छा रैपर हो, सबको दबा दिया जाता है किस पैसे के थ्रू या फिर किस चीज के थ्रू। जब इस तरह के थ्रू अगर आप किसी चीज को दबा रहे हो, तो क्या ही वो आर्टिस्ट आपके लिए कर पाएगा कुछ। अपने खुशी से कुछ करना भी चाहता होगा या अपने खुशी से कुछ आपके साथ प्लान डिस्कस करना चाहता होगा कंपनी के बारे में, तो वो भी नहीं डिस्कस कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आप उसको दबा दोगे एनी हो। तो वो क्यों करे आपके साथ डिस्कस? इनफैक्ट वो अपना खुद का कंपनी खोल ले और खुद का कंपनी खोल के उसमें काम करे। कंप्लीटली रिवॉर्ड किया जाए। जहाँ पे मेरा फाइनल विजन आता है द फाइनेंस ऑफ दिस इंडस्ट्री। मैंने यहाँ पे बोल तो दिया कि भाई आर्टिस्ट को रिवॉर्ड किया जाए, लेकिन मुझे भी पता है कि ये कितना मुश्किल टास्क है, क्योंकि रियलिटी यही है दोस्त कि अगर तुम इस देश के अंदर सर्विस प्रोवाइडिंग करना चाहते हो, मतलब कि तुम्हारा ये प्लान है कि तुमने फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ स्किल सीखी है और अब तुम अपनी उस स्किल को एज अ सर्विस दे के पैसे बनाना चाहते हो, फिर तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली इस इंडस्ट्री में पैसे बहुत है। वर्ल्ड वाइड स्टेज पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मूवीज, टीवी शोज एंड वीडियो गेम्स बनते हैं, जहाँ पे पैसों की तो भाई सुनामी आई हुई है, और हर एक पीस ऑफ कंटेंट के अंदर CGI और एनिमेशन तो इनफैक्ट जो GTA 5 था उसका तो किसको नहीं पता हो कि जो फर्स्ट डे ऑफ सेलिंग था उसने हर एक अच्छे से अच्छे मूवीज को पीछे छोड़ दिया था। मूवीज एंड गेम्स अच्छे से अच्छे उस टाइम के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेम्स थे या मूवीज थे उनको पीछे छोड़ दिया था। और अब तक का मतलब 2023 जो लास्ट मैंने चेकअप किया था, तो 2023 तक में अभी तक वो बिक ही रहा है गेम, वो अभी तक बिक रहा है। ऐसा भी नहीं है कि उसको लोगों ने छोड़ दिया। अब 2020 में ये गेम फ्री आया था एपिक गेम्स पे, और अभी भी शायद 2024 पे एक बार और शायद वो फ्री आने वाला है, शायद से आई एम नॉट श्योर, बट फिर से वो फ्री आने वाला है और लोग फिर से वो फ्री वाला परचेस करेंगे। तो इस हिसाब से मार्केट शेयर देख सकते हो गेमिंग इंडस्ट्री और मूवी इंडस्ट्री का है। गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा है, लेकिन आप आर्टिस्ट को रिकॉग्नाइज तो दो। आर्टिस्ट जब तक रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, कोई आर्टिस्ट को आप अवार्ड के लिए नहीं भेजोगे, अवार्ड सेरेमनी के लिए जैसे ऑस्कर वगैरह में जाते हैं लोग मूवीज इंडस्ट्रीज से, तो वैसे आर्टिस्ट को भी आप भेजा करो। सिर्फ सेलिब्रिटीज से अकेले थोड़ी हैं जो मूवीज को हाई पहुंचाते हैं, उसके पीछे पोस्ट प्रोडक्शन में आर्टिस्ट बैठे रहते हैं, लाइटिंग आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, प्रॉप आर्टिस्ट, कितने आर्टिस्ट बैठे रहते हैं, उनका कोई रिकॉग्निशन, कोई कुछ तो दो आप उस पर। तो जब तक ये चीज आर्टिस्ट को ना मिले, चलो आप रिकॉग्निशन भी मत दो, रिकॉग्निशन भी एक आर्टिस्ट नहीं मांगेगा। अगर आप उसे रिकॉग्निशन के अलावा उतना अमाउंट ऑफ मनी दे दो कि हाँ आपको मैं रिकॉग्नाइज तो नहीं कर सकता, बट आप इसके बदले इतना अमाउंट ले लो, तब भी आर्टिस्ट खुश है। उसको इन दी एंड मनी चाहिए, घर चलाना है उसको। यूज होना ही है। तो सर्विस इंडस्ट्री में जाने से ना कंपैरेटिवली रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आके तुमको कुछ अपने रिस्क के ऊपर प्रोड्यूस नहीं करना है, यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज। तो अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट आया और वो आगे चल के फेल भी हो गया, पर तुम्हें वहाँ पे अपने काम की फीस या फिर चार्जेस पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन जैसे ही हम सर्विस से हटके एक प्रोडक्शन पे आते हैं ना, तो यहाँ पे अब हमें चाहिए होते हैं पैसे, और वो भी कोई छोटा मोटा फंड नहीं बल्कि अनकंडीशनल पैसे। बट अपने यहाँ पे ये कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं पाता, क्योंकि अपने देश की जो ऑडियंस है ना वो सपोर्टिव तो बहुत है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, जिससे कि वो जस्ट लाइक बिग कंपनीज। अब जहां जहां मैं काम किया हूँ वहां पे मैंने भी ये चीज फेस किया है जो इसने अभी बोला ना, लाइक कंपनीज, क्योंकि जब आप कम्युनिटी में आते हो या फिर जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो वहां पे
आपको आउटपुट देना पड़ता है कम से कम, तो ठीक है, मैं वो मानता हूँ, और मैं वो चीज़ एक्चुअली वो मैंने फ़ील भी किया है कि लाइक आप जब कंपनी में जाते हो तो आपको एज़ अ कंपनी मेट देखना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है? तो यहाँ पे जब आप चीज़ों को देखते हो तो आर्टिस्ट, मेन प्रेशर है आर्टिस्ट पे कि लाइक अगर आर्टिस्ट कुछ गलती किया तो तब भी आर्टिस्ट का गलती, अगर आर्टिस्ट कुछ सही भी है किया तब भी, अगर उस आर्टिस्ट का गलती नहीं है फिर भी उसको ब्लेम किया एक जाता दो है। हजार के गेम नहीं खरीद पाते, 1-1.5 लाख का गेमिंग सेटअप नहीं बना पाते, जिससे कि गेमिंग इंडस्ट्री सफर करती है। और एनिमेशन अगर मान लो किसी ने बना भी दिया तो फिर देखने के लिए कोई सब्सक्रिप्शन लेगा ही नहीं। और एनिमेशन के अंदर यूजर और लोग पायरेसी करें इस चीज़ों को, अगर वो अच्छा है, अगर लोग सबसे ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने इंडियन नारुतो निकाल दिया या समथिंग रैंडमली कुछ एनिमे निकाल दिया और वो बहुत अच्छा है, लाइक लिटरली बहुत अच्छा है, क्राइम क्राइम से रिलेटेड एनिमे निकाल दिया और वो लिटरली बहुत अच्छा है, तो कोई बंदे क्रंची रूल्स या फिर नेटफ्लिक्स से सब्सक्रिप्शन क्यों ले जब वो उसे टोरेंट के थ्रू पायरेसी कर सकते हैं। एक ये भी रीजन है आर्टिस्ट को नुकसान होने का, ठीक है। जस्ट हैव टू रिलाई ऑन लाइसेंसिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। तो ऐसे में जब जनता ही पैसे नहीं देगी तो फिर इन्वेस्टर एंड प्रोड्यूसर तो ऑलरेडी पीछे हट जाएंगे। इसलिए मुझे Definitely. लगता है कि एक इनिशियल स्टेज पे हमारी गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा और कुछ ऐसे फंड्स बनाने पड़ेंगे जो कि स्टार्टिंग स्टूडियोज एंड टीम्स को बैक कर पाए और एक अनकंडीशनल सपोर्ट कर पाए। तो यहीं पे आता है इंडियन गवर्नमेंट का वो वाला पार्ट जिसको कि सुन के तुम्हें बड़ी खुशी होगी कि फाइनली आफ्टर ऑल दिस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बढ़िया कदम उठा लिया है। जैसे कि तुम द हिंदू के इस आर्टिकल में देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, उसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी मिस्टर संजय जाजू की ये क्लियर कट स्टेटमेंट है कि अब तक इंडिया की कॉम्पिटिटिव एज सिर्फ सर्विस एक्सपोर्टिंग में थी, लेकिन अगर हमें ट्रूली एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे जाना है ना तो फिर इंडियन इंडस्ट्री का फ्यूचर आइकॉनिक कैरेक्टर्स एंड कंप्लीटली ओरिजिनल स्टोरीज में ही छुपा है। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सारी पॉलिसीज, सेम जो हमने पहले स्टार्टिंग में बात किया था वही। फाइनेंशियल बैकिंग सब कुछ करने को तैयार है, जो कि यार ऑब्वियसली जब तक ढंग से एक्शन में ना आ जाए हम लोग ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके तुम इस आर्टिकल को जरूर पढ़ना, क्योंकि फाइनली हमारे देश में सरकार से लेकर लोगों तक एनिमेशन और गेमिंग का बदलाव शुरू हो चुका। पर बदलाव शुरू तो हो चुका है, पर क्या बड़ी कंपनीज आर्टिस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं या करने का दर्जा रखती हैं, या जो भी है, क्या आर्टिस्ट को रिकॉग्निशन मिल सकता है? क्योंकि जब तक आर्टिस्ट को रिकॉग्निशन आप नहीं दोगे, या फिर आर्टिस्ट को रिकॉग्निशन भी छोड़ दो, रिकॉग्निशन भी मत दो, आप आर्टिस्ट को उतना सैलरी दो, क्या आप उतना सैलरी देने के लिए रेडी हो किसी आर्टिस्ट को? बात यहाँ पे आता है। अगर आप नहीं हो तो फिर ये भी है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है बनना। फिर वही आदि पुरुष जैसे मूवीज बनते हैं इन दी एंड, तुम्हारा देसी हैरी पॉटर के नाम पे। फंडिंग्स का बात है तो फंडिंग्स जब तक कुछ आप ऐसा प्रोमो या ट्रेलर इस लेवल का ना बना दो कि लोगों को पसंद ना आए, तब तक आपका फंडिंग्स नहीं आएगा। फिर अवेयरनेस, एनीमे कल्चर, चलो एनीमे कल्चर का तो अवेयरनेस है, पर इंडियन एनीमे कल्चर जिसके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं होगा, इंडियन एनीमे, बल्कि इंडियन एनीमे ऐसे बहुत सारे हैं जो बने हुए हैं और इंटरनेट पे भी हैं, चाहे तो कोई भी देख सकता है। लेकिन इंडियन एनीमे अगर मैं अभी बोलूँ तो किसी को पता भी नहीं हुआ है इंडियन एनीमे कुछ होता भी है। इंडियन एनीमे है क्या सच में? रामायणा क्या था? इंडियन एनीमे ही था। इंडियन एनीमे भी एक्चुअली ना बोलूँ तो जापानीज और इंडियन तुम्हारे जो दो डायरेक्टर्स थे उन दोनों ने, इंडियन डायरेक्टर और जापानीज समथिंग, कुछ तुम लोग रिसर्च करना पड़ा, तो इंडियन डायरेक्टर और जापानीज डायरेक्टर दोनों ने मिलके पूरा का पूरा वो, नहीं, किसी जापानीज ने, कोई जापानीज डायरेक्टर थे वो इंडिया आए थे, उन्होंने फिर वापस जाके एंड पूरा रामायण पूरा बनाया एंड देन इंडिया में लॉन्च किया। और इसी के साथ यार वीडियो अगर तो इंडिया में नहीं बना, वो जापान में बना। जापान में ज्यादा रिकॉग्निशन है तुम्हें उसको। पसंद आई भले ही वो इंडियन स्टोरी था, लेकिन स्टोरी भी नहीं, एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री था, बट वो बना तो वहाँ पे जापान। तो प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सबको पता चले कि इंडियन एनिमेशन एंड इंडियन वीडियो गेम इंडस्ट्री में क्या कुछ चलो हो रहा है। ठीक है, वीडियो के बारे में लाइक कमेंट करते करके हैं अपने और ओपिनियन जरूर बताना। तो वैसा कोई फेस कैम वाला आइडिया नहीं था मेरे पास। मैं छोटा था, मैं सोच रहा था कि इसको छोटे छोटे पीस में कट करके इस वीडियो को बनाऊंगा, बट फिर वो भी बात आ जाती कि अगर मैं छोटे छोटे पीस में कट करके इस वीडियो को बना देता हूँ तो फिर कुछ कुछ लोग आएंगे, बोलेंगे कि सर ये तो गलत है, वो तो गलत है। मैं सोचा कि एक पूरा पूरा इस वीडियो का एक पूरा समरी अपने हिसाब से मैं, मेरा इस पे क्या पर्सपेक्टिव है वो डाल दूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर, सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।
अगर आप मेरे से वन ऑन वन इंटरेक्शन करना चाहते हो, आपका कोई ब्लेंडर प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है वो जानना चाहते हो, कुछ सपोर्ट चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो आप डायरेक्टली मेरा एक पेट्रियन पेज है वहां पे आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है पर्सनल सपोर्ट। पर्सनल सपोर्ट टियर का अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहां पे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने खुद ने बनाया है और वो आप फ्री में मिल सकते हैं। बट वही अगर आप हेलो आर्टिस्ट वाला ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको सिर्फ यूट्यूब रिलेटेड कंटेंट्स मिलेंगे, बिहाइंड द सीन्स मिल सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो अगर आपको मेरे से पर्सनल असिस्टेंस चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए तो आप इस पर्सनल सपोर्ट वाले टियर को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा महंगा नहीं है, जस्ट $3 का है एंड दैट्स इट। ज्वाइन किए और आप मंथली बेसिस पे मेरे कम्युनिटी में आप एक्टिव रहोगे। बहुत सारे लोग अभी जुड़ने वाले हैं और जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जुड़ो और हम एक कम्युनिटी बनाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।